मैं हूं अविनाश सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। आज हम लोग ब्लड ग्रुप की पढ़ाई करेंगे। टॉपिक बोल सकते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड अर्थात ब्लड ग्रुप। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का अर्थ होता है एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे को चढ़ाना। कई बार आप देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं या किसी को ब्लीडिंग अल्सर हो गया या और किसी वजह से बॉडी का ढेर सारा ब्लड जब बाहर निकल जाता है तो वह व्यक्ति प्रायः अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में चला जाता है या बॉडी बहुत ही वीक हो जाता है। तो ऐसे केस में उसको बाहर से ब्लड बॉडी में डालने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि खून चढ़ाना होगा, ब्लड की व्यवस्था कीजिए, जाइए ब्लड बैंक से लाइए, पहले ब्लड जांच कराइए। तो ब्लड जांच कराइए तो ब्लड की जांच को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, ब्लड एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जब एग्जामिनेशन कराते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, किसी को ब्लड चढ़ाने के लिए, तो कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। उसके ब्लड की जांच की जाती है अर्थात ब्लड का स्क्रीनिंग किया जाता है ट्रांसफ्यूजन से पहले कि उसके ब्लड में कहीं कोई माइक्रोब, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्रोटोजोअन या और भी कोई अनवांटेड पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है। WBC उसका नॉर्मल है कि नहीं। अगर किसी में WBC की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है अर्थात हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति को ब्लड कैंसर है या अदर कार्सिनोजेनिक सेल्स, कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल तो नहीं है प्रेजेंट। तो बहुत सारी जांच की जाती है, ये सब प्रोसीजर है। ये अलग बात है कि बस जल्दी में कुछ ही चीज़ को जांच किया जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो किया जाता है तो गलत ट्रांसफ्यूजन के कारण या सही स्क्रीनिंग न होने के कारण कई बार डैमेज होता है जिसको ब्लड दिया जाता है उस व्यक्ति को। तो ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है माइक्रोब्स के लिए कि वह व्यक्ति ड्रग एडिक्टेड है या नहीं है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का WBC नॉर्मल है या नहीं है, उस व्यक्ति के ब्लड में कहीं कोई कार्सिनोजेनिक सेल्स, कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल तो नहीं है या कोई भी माइक्रोब। अगर ये सब नहीं है तब पार्टिकुलर ग्रुप का ही ब्लड किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो अब थोड़ी सी चर्चा कर ले। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कंपोजिशन ऑफ ब्लड वाला जो वीडियो है क्लास 10 के लिए, उसमें आपने डिटेल में देखा है। कोई बच्चा अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लें कि ब्लड के दो पार्ट्स हैं, RBC एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट और RBC वन ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स हैं। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स में से RBC एक तरह का ब्लड कॉर्पसल है। तो RBC यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और प्लाज्मा। तो RBC के बारे में देखेंगे कि मैमल्स के जो RBC होते हैं वो इनन्यूक्लिएटेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स के। क्लास मैमेलिया में एक फैमिली है कैमेलिडी फैमिली जिसमें कैमल आता है। तो कैमल का जो RBC होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन बाकी जितने भी मैमल्स हैं, मैमेलिया, क्लास मैमेलिया के बाकी जितने भी फैमिलीज हैं, सभी फैमिलीज के मेंबर्स का RBC इनन्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस निकला हुआ रहता है। तो न्यूक्लियस निकला हुआ रहता है तो बीच में RBC धंसा हुआ होता है, ऐसे इधर से भी ऐसे धंसा हुआ है और इधर से भी ऐसे धंसा हुआ है, ऐसे और ऐसे धंसा हुआ है, यानी कि दोनों ओर से कनकेव है। तो बाई कनकेव डिस्क लाइक होता है। जैसे पियर्स साबुन
आप 2-4-5 दिन लगा लेते हैं तो बीच में कैसे दोनों ओर, इस ओर भी धंस जाता है और इस ओर भी धंस जाता है, दोनों ओर धंसा हुआ होता है बीच में, वैसा ही डिस्क के जैसा दोनों ओर बीच में धंसा हुआ और किनारों पर मोटा, वैसा ही आरबीसी का शेप दिखता है। तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल एक प्रकार का ब्लड सेल है। तो ब्लड सेल है तो इसका भी एक सेल मेम्ब्रेन होगा। तो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर ढेर सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ढेर सारे एंटीजेंस पाए जाते हैं। ये एंटीजेंस क्या हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं। तो आरबीसी के सरफेस पर ढेर सारे एंटीजेंस पाए जाते हैं और ब्लड के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही होता है। इस प्रोटीन को एग्लूटिनिन भी बोलते हैं और ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपने देखा आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। चाहे एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, ये दोनों क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं। अब हम लोग ब्लड ग्रुप पर आ जाते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1901 में। 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बाद में जाके 1930 ईस्वी 1930 ईस्वी में इनको ब्लड ग्रुप खोजने के कारण नोबेल प्राइज मिला। तो अब ये ब्लड ग्रुप का जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप को कई ग्रुप्स में बांटेंगे, कई टाइप से ब्लड ग्रुप्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप की जब हम चर्चा करते हैं, हम बोलते हैं कि किसी का ब्लड ए है, किसी का बी है, या ए प्लस है, बी प्लस है, ए माइनस है, बी माइनस है, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, ओ प्लस है, ओ माइनस है, या ये सब जो हम बोलते हैं तो इसमें दो सिस्टम की चर्चा होती है। प्लस माइनस भी बोले और ए बी भी बोले तो दो सिस्टम की चर्चा हुई। एक तो एबीओ सिस्टम की चर्चा हुई और दूसरा आरएच फैक्टर की चर्चा हुई। एक्चुअली ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं, या ऐसा बोलो कि ढेर सारे एंटीजेंस होते हैं। उनमें एबीओ सिस्टम का एंटीजन एंड आरएच फैक्टर सिस्टम का एंटीजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एबीओ सिस्टम के एंटीजेंस ऑफ एबीओ सिस्टम एंड एंटीजेंस ऑफ आरएच फैक्टर सिस्टम, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? और कितने सारे सिस्टम्स होते हैं, कितने सारे तरह के? तो जितने तरह के एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस पर होते हैं उतने तरह के ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स होंगे। जैसे यहाँ हम एक पहला में एबीओ सिस्टम हमने लिखा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 6 ही बनाए हैं। यहाँ जो 4 लिखे हैं इसका मतलब 4 ही नहीं, ये सो मेनी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, सिग्निफिकेंट ये है एबीओ सिस्टम एंड सिग्निफिकेंट है आरएच फैक्टर सिस्टम। अब क्यों भाई यही दोनों सिग्निफिकेंट क्यों हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? तो देखिए एबीओ सिस्टम के जो एंटीजेंस होते हैं, एबीओ सिस्टम के एंटीजेंस, ये एंटीजेंस वेरी स्ट्रॉन्ग हिम एग्लूटिनेशन रिस्पॉन्स देते हैं। ये वेरी स्ट्रॉन्ग एबीओ सिस्टम में जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं और आरएच फैक्टर सिस्टम में जो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग, ये दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग हिम एग्लूटिनेशन रिस्पॉन्स देते हैं। हिम एग्लूटिनेशन रिस्पॉन्स
इसका अर्थ हुआ कि इस सिस्टम के एंटीजेंस एंटीबॉडीज से अगर अनमैचिंग एंटीबॉडी आ गया, इस सिस्टम का एंटीजन के साथ यदि अनमैचिंग एंटीबॉडी आ गया तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगा, क्लॉगिंग हो जाएगा और किडनी फेल होगा, डेथ भी हो सकता है। वही बात यहाँ भी होती है। RH फैक्टर सिस्टम का जो एंटीजन होता है, इसका भी इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट है उसको RH एंटीजन बोलते हैं। तो RH एंटीजन भी अपने एंटीबॉडी के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग हिम एग्लूटिनेशन रिस्पॉन्स देते हैं, अर्थात RH एंटीजन अपने एंटीबॉडी के साथ भी एग्लूटिनेशन कर लेता है, और एग्लूटिनेशन कर लेगा तो फिर किडनी डैमेज होने की संभावना होती है। और ये सब जो हम बीच में लिखे हैं ये सब नॉट सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये वार्म कंट्रीज, इंडिया के जैसे कंट्रीज में, इंडिया एक वार्म कंट्री है, तो इंडिया के जैसे कंट्रीज में ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इन सिस्टम्स के जो एंटीजेंस होते हैं ये या तो वीक रिस्पॉन्स देते हैं, कमजोर रिस्पॉन्स देते हैं। इन सिस्टम्स के जो एंटीजेंस होते हैं अपने एंटीबॉडीज के साथ वीक रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कस के वेरी स्ट्रॉन्ग या लार्ज अमाउंट में एग्लूटिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो या तो ये कमज़ोर होते हैं इसलिए नहीं कर पाते हैं, या इस सिस्टम के जो एंटीजेंस होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं, फंक्शनल होते हैं तभी जबकि टेम्परेचर वेरी लो हो, एक्सट्रीमली वेरी लो टेम्परेचर हो। और इंडिया का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है कोल्ड कंट्रीज की तुलना में, इसलिए ये सब सिस्टम इंडिया एंड इंडिया के जैसे कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने लिखा है कि नॉट सिग्निफिकेंट इन वार्म कंट्रीज लाइक इंडिया बिकॉज देयर एंटीजेंस आर आइदर वेरी वीक और फंक्शन एट एक्सट्रीमली वेरी लो टेम्परेचर, इसलिए इनकी चर्चा नहीं करेंगे। ये फिर सिग्निफिकेंट हो जाता है वहाँ जैसे कि लेह, लद्दाख, सियाचिन वगैरह वेरी कोल्ड प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पर किसी सैनिक को, किसी आर्मी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत होती है तो फिर इन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के एंटीजेंस और उनके एंटीबॉडीज के बीच भी रिस्पॉन्स फिर देखा जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, लेकिन बाकी जगहों के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। कोल्ड कंट्रीज के लिए इनमें से कुछ सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा। अब हम लोग एक्चुअली देखेंगे, पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम एंड RH फैक्टर सिस्टम। एबीओ सिस्टम के एंटीजेंस देखेंगे, एंटीबॉडीज देखेंगे, RH फैक्टर सिस्टम के एंटीजेंस देखेंगे, एंटीबॉडीज देखेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका क्या रोल होता है मिटाने के बाद देखते हैं। तो अब हम देखेंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अब इसके लिए देखिए कि हम लोग जानते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के प्रत्येक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर जो 23rd पेयर है ये सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। तो याद रखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जो एंटीजन बनाने वाला जीन होता है वो 9th क्रोमोजोम पर होता है। तो 9th क्रोमोजोम पर होगा मेल में, तो फीमेल में भी 9th क्रोमोजोम पर होगा, यानी कि जीन which forms antigens for ABO blood group system या ABO system is located on 9th क्रोमोजोम।
तो 9th क्रोमोजोम तो हम बोलेंगे 9th पेयर ऑफ क्रोमोजोम पर भी, क्योंकि मेल में 9th पर तो फीमेल में भी 9th पर, और मेल का 9th फीमेल का 9th क्रोमोजोम दोनों मिला के 9th पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम बनाता है। और ये वहीं पर हम देखेंगे कि RH फैक्टर सिस्टम के लिए, RH फैक्टर सिस्टम में RH जीन होता है, तो RH जीन होता है RH फैक्टर सिस्टम में, RH फैक्टर सिस्टम में RH एंटीजन होता है, RH एंटीजन होता है। और इस RH एंटीजन के लिए जीन फॉर RH एंटीजन is present on the first chromosome, or first pair of chromosome। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैं मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर कैरियोटाइप लिखे हैं। कैरियोटाइप का अर्थ होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी सेल में, बॉडी के एक सेल में या सभी सेल्स में किसी एक सेल को उठाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का ही बॉडी है, तो ह्यूमन बीइंग का बॉडी, ह्यूमन बॉडी सेल, ये सोमैटिक सेल हो गया, सोमैटिक सेल। इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। अब इनमें फर्स्ट पेयर से लेके यदि 23rd पेयर तक सारे क्रोमोजोम्स को अरेंज करें, 23rd पेयर, फर्स्ट पेयर के क्रोमोजोम को, सेकेंड पेयर के क्रोमोजोम को, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th से लेके 23rd पेयर तक के क्रोमोजोम्स को अरेंज कर दें उनके मॉर्फोलॉजी के साथ, तो ये इस अरेंजमेंट को कैरियोटाइप बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और लिखे हैं कि इसके लिए जो जीन होता है, जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 9। अब इससे अभी हमको विशेष कुछ लेना देना नहीं है। एबीओ सिस्टम में दो तरह के एंटीजेंस पाए जाते हैं। एक होगा एंटीजन ए और दूसरा होगा एंटीजन बी। यही 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस होंगे एबीओ सिस्टम में। 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस एबीओ सिस्टम में। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो एंटीजन होते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन, एंटीजन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? तो आरबीसी के सरफेस पर। मान लेते हैं कि ये आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस पर एबीओ सिस्टम के एंटीजेंस प्रेजेंट हैं। और भी इतने सारे जो हम बनाए हैं, तो ये और भी सिस्टम्स हैं, ढेर सारे एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। इनमें अभी हम लोग फोकस करेंगे एबीओ सिस्टम के एंटीजन, कि एबीओ सिस्टम में से कौन सा एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है। आरबीसी सरफेस, ये है आरबीसी सरफेस। आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? तो एंटीजन तो एबीओ सिस्टम में 2 ही टाइप के, एबीओ सिस्टम में 2 ही तरह के एंटीजेंस होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। लेकिन इन्हीं दोनों एंटीजेंस के कारण ये ब्लड ग्रुप 4 तरह के हो जाते हैं, ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए है और उसमें एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है।
ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें दोनों ही एंटीजन ए एंड बी है, जबकि कोई एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है और दोनों ही एंटीबॉडी है। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को देखते हैं। मात्र एक दो केस हम देख लेते हैं और उसी की मदद से आप इंश्योर कीजिए कि हमने समझ लिया, और उसके बाद हम टेबल देखेंगे। अगर कठिनाई हो तो बार बार इतना ही पार्ट को आप देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति यहाँ बना रखे हैं, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये है बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। अगर इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसको ब्लड चाहिए, तो ये हो जाएगा रिसिपिएंट, और ये ब्लड इसको देना चाहता है। तो अब हम देखेंगे कि ये दे सकता है कि नहीं, तो ये हो गया डोनर। अब हम चेक करेंगे कि ये दे सकता है कि नहीं, कि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसको ब्लड देना चाहता है। अब देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप इस व्यक्ति का ए है, इसका मतलब इसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। तो ये हो गया रिसिपिएंट, ये हो गया डोनर। तो आपको क्या चेक करना है, डोनर का एंटीजन। तो डोनर का एंटीजन बी है, ये बी वाला इसमें आ जाएगा बी। और रिसिपिएंट का क्या चेक करना है, तो रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, तो रिसिपिएंट में एंटीबॉडी बी है। तो अब ये बी क्लम्प कर जाएगा, बी एंड बी क्लम्प कर जाएगा, क्योंकि जैसा एंटीजन वैसा ही एंटीबॉडी, ये आपस में क्लम्प कर जाते हैं। क्लम्प करने का मतलब है कि आरबीसी के सरफेस पर, इसके ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीबॉडी चिपक जाएगा, ये एंटीबॉडी चिपक जाएगा। मतलब बी एंटीजन है, इसके साथ बी एंटीबॉडी चिपक जाएगा। तो ये आरबीसी है, आरबीसी, ये है आरबीसी, आरबीसी पर ये एंटीबॉडी बी चिपक गया। अब आरबीसी का हीमोलिसिस होगा, लिसिस माने टूटना, तो रप्चर हो जाएगा आरबीसी, रप्चर हो जाएगा, रप्चर ऑफ आरबीसी। तो जब रप्चर होगा, आरबीसी जब टूटेगा तो इसका हीमोग्लोबिन आउट, आरबीसी से बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इन द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में आ जाएगा। तो प्लाज्मा में आ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में। और ऐसा वाला ब्लड जब फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में आएगा, अर्थात फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के यूनिट नेफ्रॉन में आएगा, नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल में आएगा। तो बोमेंस कैप्सूल का जो फिल्ट्रेशन लेयर्स होते हैं, उन फिल्ट्रेशन लेयर्स में ये हीमोग्लोबिन फंस जाएगा और बोमेंस कैप्सूल को जाम कर देगा। मतलब किडनी का यूनिट नेफ्रॉन ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा किडनी, एक किडनी का नेफ्रॉन ब्लॉक्ड होगा, एक नेफ्रॉन ब्लॉक्ड होगा, सारे नेफ्रॉन्स ब्लॉक्ड होंगे, पूरा किडनी फेल होगा, दोनों किडनी फेल होंगे, और इस तरह से स्वेलिंग हो जाएगा व्यक्ति के बॉडी में। और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, वो बाहर नहीं जा पाएंगे, तो डेथ भी हो सकता है। तो ये आपने देखा कि जब आप बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ए वाले को देना चाहते हैं, तो ए वाले को मान लिया कि हमने दे भी दिया, तो दे देने के बाद ए वाले का ब्लड क्लम्प करना शुरू करेगा और डेथ हो सकता है ए का, माने किडनी फेल, और साथ ही साथ किडनी फेल के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है ए का। तो इस तरह से बी वाले को का ब्लड ए वाले को नहीं दे सकते। इसी तरह अब देखिए कि बी वाले का ब्लड ए बी वाले को दे सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ ए बी हो जाएगा रिसिपिएंट और बी हो जाएगा डोनर। अब देखिए कि इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों है और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। इसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है।
तो डोनर का एंटीजन चेक करना है, तो डोनर का एंटीजन बी एंटीजन इसमें आएगा, और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, तो इसमें ए बी वाले में तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए क्लम्पिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो नो क्लम्पिंग, कोई क्लम्पिंग नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बी वाले का ब्लड ए बी वाले को दे सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एबीओ सिस्टम पर बेस्ड है, इसके साथ साथ आरएच सिस्टम भी इम्पोर्टेंट होता है कि सिर्फ एबीओ सिस्टम के एंटीजेंस ए एंड बी के आधार पर हमने ऐसा कहा। अब हम लोगों को देखना होगा क्या आरएच फैक्टर सिस्टम के एंटीजन को भी देखना होगा, और उसको देख के भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जरा हम देख लें तुरंत। अब हम लोग आरएच फैक्टर सिस्टम देखते हैं। आरएच फैक्टर सिस्टम में सिर्फ एक एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन। रेसस मंकी में ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। तो आरएच एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता है, आरएच एंटीजन, एंड नो एंटीबॉडी नेचुरली, और कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड हम बोलते हैं कि आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव, इसका मतलब है कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर हम बोलते हैं आरएच निगेटिव, तो इसका मतलब है कि आरएच एंटीजन एब्सेंट है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है। अब जरा यहाँ कुछ अलग ढंग से याद रखिए कि चाहे आरएच पॉजिटिव हो या आरएच निगेटिव हो, एंटीबॉडी नहीं होता है प्रेजेंट। इसमें भी एंटीबॉडी नहीं होगा, इसमें भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा नेचुरल, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, यहाँ भी कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी। तो कोई एंटीबॉडी जब है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है तो आप देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि पॉजिटिव वाला, अगर पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, और इसके ब्लड को आरएच पॉजिटिव लेना चाहता है, आरएच पॉजिटिव लेना चाहता है, तो आरएच पॉजिटिव है मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये ले लेगा। इसमें भी आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, इसमें भी आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ले लेगा। तो ये ले लेगा और कहीं से कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों में आरएच एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, और इसमें भी एंटीबॉडी नहीं था, इसमें भी एंटीबॉडी नहीं था। नो एंटीबॉडी, न पहले था और न अब एंटीबॉडी हुआ, नो एंटीबॉडी। अब फिर देखिए, अगर आरएच पॉजिटिव वाला आरएच निगेटिव वाले को ब्लड देता है, आरएच पॉजिटिव वाला आरएच निगेटिव वाले को ब्लड देता है। अब देखिए इसमें क्या है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट, और एंटीबॉडी एब्सेंट है, बॉडी एब्सेंट है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आरएच निगेटिव है तो आरएच एंटीजन एब्सेंट है, आरएच एंटीजन एब्सेंट है, और आरएच एंटीबॉडी भी एब्सेंट है। लेकिन जैसे ही
RH पॉजिटिव वाला इसको ब्लड देगा, तो ब्लड देगा तो इसका RH एंटीजन तो अब आ जाएगा ना इसमें, RH एंटीजन नाउ कम्स RH निगेटिव वाले में RH एंटीजन आ जाता है, कहाँ से, तो RH पॉजिटिव वाले से। अब क्या होता है कि RH निगेटिव वाला व्यक्ति का ब्लड इसके एंटीजन को रिसीव तो कर लेता है, लेकिन रिसीव कर लेता है और इसको मानता है, कंसीडर्स इट अ फॉरेन पार्टिकल, कंसीडर्स इट अ फॉरेन प्रोटीन मान लेता है इसको, बाहरी प्रोटीन जो इसके बॉडी में पहले से नहीं था, हाँ पहले से तो नहीं ही था, अब ये दिया है ब्लड, RH निगेटिव वाले को RH पॉजिटिव वाला ब्लड दिया, तो RH एंटीजन इसके ब्लड में आ गया, और जैसे ही RH एंटीजन आया तो RH निगेटिव वाले का ब्लड मान लेता है कि ये फॉरेन प्रोटीन आया है इसके बॉडी में, इसलिए इसका ब्लड क्या करने लगता है, इस RH एंटीजन जो अभी अभी आया है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। अब देखो इसके ब्लड में जो आ गया है RH निगेटिव वाले के ब्लड में जो RH एंटीजन आ गया, उस RH एंटीजन को RH निगेटिव वाला ब्लड फॉरेन प्रोटीन मानता है, और तब इसके खिलाफ यहाँ एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो एंटीबॉडी जैसे ही बना लिया वैसे ही एंटीबॉडी क्लम्प कर जाता है। RH एंटीजन जो आ गया और RH एंटीबॉडी जो अब इसने बनाना शुरू किया, बना लिया, तो उसके बीच क्लम्पिंग हो जाता है। तो इसलिए RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है और तब क्या हो जाएगा, इसका ब्लड क्लम्प कर जाएगा। इसलिए याद रखना है कि RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH निगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता है, और निगेटिव वाले का पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल दिया जा सकता है। RH निगेटिव है किसी का ब्लड और किसी का है RH पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें RH एंटीजन है प्रेजेंट, ये इसको दे रहा है, तो RH एंटीजन इसमें पहले से प्रेजेंट है, और अब ये आएगा तो इसके ब्लड में तो RH एंटीजन है भी नहीं, तो जब है ही नहीं तो उसके खिलाफ अब ये एंटीबॉडी क्यों बनाएगा, और अगर एंटीबॉडी बनाता तो ये पहले भी बना सकता था। तो अपने ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी कोई थोड़े बनाता है, अपने ही ब्लड के एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनाएगा तब तो जन्म लेते ही ब्लड क्लम्प करना शुरू कर देगा। इसलिए निगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाला ले सकता है, निगेटिव वाले का ब्लड निगेटिव वाला ले सकता है, पॉजिटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाला ले सकता है, लेकिन याद रखना है कि RH पॉजिटिव वाले का ब्लड निगेटिव वाला नहीं ले सकता है, क्योंकि जैसे ही RH पॉजिटिव वाला ब्लड आता है निगेटिव में तो इसका एंटीजन भी आता है इसके बॉडी में, और जैसे ही इसका एंटीजन इसके बॉडी में आया वैसे ही इसका ब्लड इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और इसका ब्लड क्लम्प कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, और इस व्यक्ति का RH निगेटिव वाले व्यक्ति का डेथ हो सकता है, क्योंकि ये रिसिपिएंट है, ये डोनर है, ये रिसिपिएंट है। आया समझ में? तो याद रखना है कि RH पॉजिटिव अगर डोनेट करता है RH निगेटिव को तो ये गंदी बात है, ये नहीं चलेगा। RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव वाले को डोनेट नहीं कर सकता है, क्रॉस लगा दीजिए। अब हम लोग टेबुलर फॉर्म में
एक साथ देखेंगे एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम दोनों को मिला के 8 तरह का ब्लड ग्रुप और कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, इसके लिए एक पूरा टेबल देखेंगे और समझेंगे। अगर कहीं कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट करके हमको देंगे। अभी मैं टेबल देने जा रहा हूँ। तो ये एक टेबल बनाए हैं कि इसमें ये रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स हैं और ये डोनर ब्लड ग्रुप्स हैं। तो रिसिपिएंट ब्लड लेगा डोनर से, लेकिन ये लेना पॉसिबल है या नहीं है इसको ये टेबल बता रहा है। O माइनस वाला O माइनस वाले से ब्लड ले सकता है, O माइनस वाला O प्लस वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, O माइनस वाला A माइनस वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, O माइनस वाला A प्लस वाले से ब्लड नहीं ले सकता है। इसी तरह कहीं से उठा लीजिए, B प्लस वाला O माइनस वाले से ब्लड ले सकता है और B प्लस वाला O प्लस वाले से ब्लड ले सकता है, B प्लस वाला A माइनस वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, B प्लस वाला A प्लस वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, लेकिन B प्लस वाला B माइनस वाले से ब्लड ले सकता है। तो अब आप देखिए कि जैसे किसी एक ग्रुप को उठा लेते हैं, हम B माइनस को उठा लेते हैं और इधर O प्लस है, तो देखिए B माइनस है और O प्लस है। तो O प्लस हम चाहते हैं, यहाँ B माइनस है क्या, रिसिपिएंट, और O प्लस क्या है, तो डोनर। O प्लस हो गया, ये हो गया डोनर, और B माइनस हो गया रिसिपिएंट। तो इसमें आप देखिए B माइनस है, माइनस को अभी अलग रखिए, B है तो इसमें एंटीजन B है और एंटीबॉडी A होगा, और O है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों ही एंटीबॉडी है, दोनों ही एंटीबॉडी है A एंड B। अब देखिए कि क्या कहते हैं कि डोनर्स एंटीजन एंड रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी। डोनर्स एंटीजन, तो डोनर का एंटीजन कोई एंटीजन नहीं है, और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बी है। तो इस आधार पर एबीओ सिस्टम के आधार पर तो ओ वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ये दे सकता है एबीओ सिस्टम पर। लेकिन अब आरएच सिस्टम के लिए जांच कीजिए, तो ये है O पॉजिटिव और ये है B निगेटिव। तो जैसे ही O पॉजिटिव वाला B निगेटिव वाले को ब्लड देगा तो इसमें RH एंटीजन है प्रेजेंट और इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये वाला एंटीजन इसमें जाएगा तो B निगेटिव वाला व्यक्ति क्या करेगा, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, और एंटीबॉडी बनाएगा क्यों, क्योंकि O पॉजिटिव वाले का जो RH एंटीजन है उसको B निगेटिव वाला क्या मानेगा, फॉरेन प्रोटीन मानेगा। तो फॉरेन प्रोटीन मानेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, तो क्लम्प कर जाएगा। और पहले भी बताए हैं कि पॉजिटिव वाला से निगेटिव वाला व्यक्ति ब्लड नहीं ले सकता है। तो एबीओ सिस्टम पर तो O होता है यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर तो किसी को दे सकता है, उस आधार पर तो दे सकता है, लेकिन वहीं पर हमको कंसीडर करना पड़ेगा RH फैक्टर भी, और ये है O पॉजिटिव, यानी कि RH एंटीजन इसमें प्रेजेंट है, इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही O वाले का ब्लड इसमें जाएगा B निगेटिव में, तो इसका RH एंटीजन जाएगा, तो इस RH एंटीजन के खिलाफ B निगेटिव वाला व्यक्ति एंटीबॉडी बनाने लगेगा, और तब RH एंटीजन एंड RH एंटीबॉडी क्लम्प करेगा और हीमोलिसिस शुरू हो जाएगा आरबीसी का। इसलिए O पॉजिटिव वाला B निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। तो B निगेटिव वाला और O पॉजिटिव वाला, मतलब O पॉजिटिव वाला जब डोनर है
और बी निगेटिव वाला रिसिपिएंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी बताए कि क्लम्प कर जाएगा। तो अब हम अगला एक टेबल दे रहे हैं, जिस टेबल में आप देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। लेकिन एक आध एग्जाम्पल और हम देख लें, इसी तरह का कहीं से भी उठा लें, कहीं से भी उठा लें कोई एग्जाम्पल। मान लो कि AB प्लस वाला है और A प्लस वाला, AB प्लस रिसिपिएंट है और A प्लस डोनर है। AB प्लस है रिसिपिएंट, AB प्लस है रिसिपिएंट और A प्लस है डोनर। अब देखिए प्लस वाला तो प्लस वाले को दे ही सकता है, इस RH फैक्टर के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कि AB प्लस है, इसमें A एंड B दोनों ही एंटीजन हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। और A प्लस वाले में A एंटीजन है और B एंटीबॉडी है। तो हमको क्या चेक करना है? चेक फॉर डोनर्स एंटीजन एंड रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी। तो डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, तो रिसिपिएंट में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए A प्लस वाला व्यक्ति AB प्लस वाले को ब्लड दे सकता है। तो AB प्लस वाले को A प्लस वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है। तो अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं। टेबल देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। रेडी रेकोनर टेबल। तो इससे पहले जो हम लोग अभी देखे हैं टेबल, वो कि कौन डोनर है कौन रिसिपिएंट है, कौन डोनर हो सकता है कौन रिसिपिएंट हो सकता है। तो उसी टेबल के आधार पर, ये उसी टेबल से सेलेक्ट करके जो टिक और क्रॉस लगाए थे, उसी के आधार पर ये प्रिपेयर किया गया है लिस्ट कि ब्लड ग्रुप A प्लस कैन गिव ब्लड टू A प्लस AB प्लस, ब्लड ग्रुप O प्लस कैन गिव ब्लड टू O प्लस A प्लस B प्लस AB प्लस, ब्लड ग्रुप B प्लस कैन गिव ब्लड टू B प्लस AB प्लस और सो ऑन इसी तरह से। या हम देखें कि A प्लस किससे ब्लड ले सकता है, तो A प्लस से, A माइनस से, O प्लस से, O माइनस से, इससे ले सकता है। O प्लस किससे ब्लड ले सकता है? कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो O प्लस कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम O प्लस O माइनस। इसी तरह B प्लस किससे ब्लड ले सकता है, तो B प्लस से, B माइनस से, O प्लस से, O माइनस से। तो ये टेबल जो है ये कुछ नया टेबल कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। जो इससे पहले हमने देखा है डोनर और रिसिपिएंट का लिस्ट टिक लगा के और क्रॉस करके, कैसे टिक लगाए कैसे क्रॉस किए, तो इसके लिए एक ही चीज़ देखना है आपको कि चेक फॉर डोनर्स एंटीजन एंड रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी, उसको ध्यान में रखिए। और फिर ये चीज़ ध्यान में रखना है कि निगेटिव वाला RH निगेटिव वाला ब्लड, RH निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं ले सकता है, RH पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं ले सकता है। क्यों? इसलिए कि जैसे ही RH पॉजिटिव वाला आएगा तो RH एंटीजन आ जाएगा निगेटिव वाले में, और उस RH एंटीजन को रिसिपिएंट का बॉडी फॉरेन प्रोटीन मानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और फिर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन एंटीबॉडी का क्लम्पिंग हो जाएगा, RH एंटीजन RH एंटीबॉडी का क्लम्पिंग हो जाएगा। तो यही चीज़ ध्यान में रखना है कि RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं ले सकता है। और एबीओ सिस्टम में क्या ध्यान में रखना है कि आपको देखना है डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी, इसी को मैच करते हुए इससे पहले वाला टेबल तैयार किया था, और उसी टेबल के आधार पर ये अलग से रेडी रेकोनर एक लिस्ट तैयार किया गया कि कौन किस को ब्लड दे सकता है और कौन
किससे ब्लड ले सकता है। अब यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना रखा है। ये ग्राफ क्या बतलाता है कि कोई बच्चा जन्म लिया तो 0 ईयर्स, 0 से लेके 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ऊपर बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 to 8 मंथ्स के दरमियान जैसे ही बच्चा 2 to 8 मंथ्स, 0 to 2 मंथ्स के बीच बच्चे के बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, लेकिन 2 से 8 महीने के बीच फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज starts after birth in the body of a child, in the body of a baby। ये सिर्फ स्टार्टिंग का टाइम है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कब शुरू होता है, तो जन्म से 2 महीने से लेकर 8 महीने के बीच। अब देखिए कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कंप्लीशन पर कब पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप देखिए 0 ईयर्स, 10, 20, 40, 60, 80 एंड 100 है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ का कर्व कितना स्लोप स्टीप है ऊपर की ओर। तो जैसे ही 10 ईयर्स के करीब पहुंचता है, क्योंकि यहाँ है 12, यहाँ है 9, तो मान लीजिए 10, 11 यही मान के चलिए कि जैसे ही 10 ईयर्स का एज हो जाता है तो बच्चे के बॉडी में सारे के सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और 2-4 महीना और बढ़ सकता है। और उसके बाद देखिए 30 तक 20, 25, 26, 27, 28 मान के चलिए कि तक कांस्टेंट रहता है, और 28 के बाद एंटीबॉडीज में डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये डिक्लाइन घटते घटते ये 100 ईयर्स तक है। इसीलिए अभी लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन है, तो बोला जाता है लोगों से कि बच्चों को बचा कर रखना है 10 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके बॉडी में अभी एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बने नहीं हैं, या 50, 60 से जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके बॉडी में भी एंटीबॉडीज की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, और 60 पार वाले व्यक्ति के बॉडी में तो एंटीबॉडीज काफ़ी घट ही जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत है। वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इनका बॉडी ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, तो जल्दी पकड़ता है रोग ऐसे लोगों को। देखिए मैं अभी 50 ईयर्स का हूँ, तो मेरे बॉडी में देखिए एंटीबॉडीज का लेवल कितना घट गया। जो 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड होगा उसके रेस्पेक्ट में हमारे बॉडी में, उसमें अगर 100% तो मेरे बॉडी में 60%, और वही 60 का एज का जो होगा उसके बॉडी में मान लीजिए कि 40, हमारी तुलना में भी 20% घट जाएगा, और अब लगातार और तेज़ी से घटता जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अब आखिर प्रश्न है कि एंटीबॉडीज जन्म के समय, इसका मतलब है कि नहीं रहता है किसी बच्चे के बॉडी में, तो नहीं ही रहता है। जन्म के समय कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ उसके बॉडी में फिर उसको फीडिंग किया जाता है। फीडिंग, मिल्क के जरिए, या कोई और ड्रिंक दिया जाता है, या वाटर दिया जाता है, या फिर एयर है, या फिर बच्चा मिट्टी खाता है, या और भी कुछ। तो ये सब चीज़ें उसके बॉडी में प्रवेश करती रहती हैं। ये सब एडिबल हो या नॉन एडिबल हो, ये सब उनके बच्चों के बॉडी में इंटर करता है। बॉडी ऑफ अ बेबी। और ये सब जो इंटर करते हैं तो इनमें पैथोजेंस भी तो प्रेजेंट होंगे, इन सभी में पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे। और पैथोजेन का मतलब क्या? फॉरेन प्रोटीन उसको, तो फॉरेन प्रोटीन के खिलाफ
उसके बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, इसको मानकर क्या चलता है, एंटीजन मानकर चलता है। और ये एंटीजन है नहीं, ये है प्रोटीन जो कि पैथोजन के रूप में है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट, और जैसे ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बन जाता है 8-10 साल के एज तक, उसके बाद इन सब चीज़ों से हमेशा बच्चा खेलता है, कभी नदी में नहाया, कीचड़ में पानी उड़ा रहा है, कीचड़ उड़ा रहा है, और ये पैथोजेंस उनके बॉडी में जाते रहते हैं। तो उनके बॉडी में तो पहले से ही एंटीबॉडी बन के तैयार है 12-14 साल के बच्चे के बॉडी में। तो अब ये एंटीबॉडीज इन पैथोजेंस के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ के इनको हरा देते हैं। तो इस तरह से बच्चा हेल्दी रह जाता है। नहीं तो दिन भर में बच्चा 10 बार इन्फेक्शन का शिकार होगा और हर दिन 10 गो नया डिजीज बच्चे के बॉडी में इंटर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ये रोग सब ज़्यादा किनको पकड़ते हैं, तो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको, या जो बूढ़े लोग हैं उनको। अब फिर एक बात यहाँ और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, आप समझिए कि ये सब जो एंटीजेंस हैं इनको आप लॉक मानिए, और ये एंटीबॉडी क्या है, इसको आप की मानिए, चाबी। तो ये लॉक, ये पैथोजेन रूपी लॉक खुलेगा एंटीबॉडी रूपी की से, और इनको डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, मतलब चाबी बनना शुरू हो जाता है ताला सबको खोलने के लिए, और इसी में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी की बन जाते हैं, एडिशनल कीज भी बन जाते हैं, मतलब एडिशनल एंटीबॉडीज भी बन जाते हैं कि भविष्य में अभी तक जो भी पैथोजेंस इंटर किए हैं उनसे मिलता जुलता या उनसे थोड़ा डिफरेंट भी अगर कोई पैथोजेन उनके बॉडी में प्रवेश करता है, तो एडिशनल एंटीबॉडीज जो बन चुके हैं वे एंटीबॉडीज उनसे लड़ेंगे भविष्य में। इसके लिए चाबी बन के तैयार है। तो इतनी सारी बातें आप लोग देख लिए। क्लास 10 के लिए, 10th बोर्ड के लिए आपको ये बिल्कुल नहीं आपसे पूछेगा, आपसे सिर्फ टेबल पूछेगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, बस इतना ही पर फोकस कीजिएगा। बच्चों की इच्छा रहती है, उत्सुकता रहती है, तो उसके कारण हमने इतना कुछ बतलाया। आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए ज़रूर, लेकिन 10th बोर्ड के लिए फोकस कीजिए उतना ही पर जितना आपसे पूछेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो कैसा एंटीजन है, कैसा एंटीबॉडी है, वह किससे ब्लड ले सकता है, किसको ब्लड दे सकता है। और फिर अगर कहीं कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, तो कमेंट करके हमको आप बताएंगे, तो हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और फिर आगे हम इम्प्रूव करेंगे। वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।